जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है यूपीएसआई 2017 का है, राइट। अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 13/12/2017 के सिर्फ फर्स्ट का पेपर है, ठीक है। आते पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए, ठीक है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग साथियों ब्राह्मणी होता है। क्या होता है? ब्राह्मणी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द बताइए, ठीक है। ऊर्जा का समानार्थी बताना है। तो ऊर्जा का साथियों समानार्थी होता है शक्ति, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानिए। मतलब 3 तो गलत है, एक सही है, ठीक है। उस सही वाले को बताना है। देखिए पहला है कि उसने धीमी स्वर में बताया, ठीक है। उसने धीमी स्वर में बताया। दूसरा कह रहा है युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। सी कह रहा है उसने कुछ देर से उत्तर दी। राम अगला ऑप्शन है राम और सीता वन को गए, ठीक है। तो जो सबसे शुद्ध वाक्य है ना, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात युद्ध के समय युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कमल का स्त्रीलिंग बताना है। कमल का क्या होता है? कामले होता है, कमलिनी होता है, या कमलिनी होता है, या कमली होता है? तो साथियों कमल का कमले और कमली तो नहीं होता है, यानी ए और सी ऑप्शन ऐसे ही गलत है, ठीक है। अब देखिए कमलिनी तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए साथियों न पर छोटी की मात्रा दिया है ना, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी न पर बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। यानी कमलिनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार, ठीक है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या था? आग की हंसी, या रेहन पर रघु, या विनायक, या मिलजुल मन? तो ये था साथियों विनायक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे कि 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, ठीक है, उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या था? तो है विनायक, ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए आग की हंसी ये रामदरस मिश्र जी की है, ठीक है। उसके बाद रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह जी की है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह जी की। और मिलजुल मन मृदुला गर्ग की है। किसकी है? मृदुला गर्ग की है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, खाली स्थान। उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए, ठीक है। देखिए कम गुण वाला व्यक्ति कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ठीक है। इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर यही हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और कह रहा है फूटी हुई गगरी में जल टपकता है, ये तो कोई मतलब ही नहीं, गलत है ये। आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए, ये भी गलत है। आधे जल से भरी गगरी छलका जाती है, ये भी गलत है। यानी तीनों ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पे असंगत है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है ना। अधजल गगरी छलका जाए मतलब कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? तो हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी हमारा सही है। कह रहा भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है प्रस्तुत विकल्पों में से किसी भी साहित्यकार को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है। जो विकल्प हमारे दिए गए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, प्रदीप हैं, या फिर गुलजार जी को, इनमें से किसी को भी साहित्य अकादमी किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, ठीक है, लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? बताना है अलंकार कौन सा है। देखिए इसमें सीधी सी बात बताती हूँ कि इसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है, ठीक है। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और तब तक पूरी लंका जल गई, ठीक है, और जितने राक्षस थे सब भग गए। तो यहाँ पे बात को क्या किया जा रहा है? बात को बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है। और साथियों जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, राइट। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बिनु पग चले सुनय बिनु काना, ठीक है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना
इस उक्ति में अलंकार पहचानिए, बताना है अलंकार कौन से, मतलब क्या है, जहाँ पे बिना कारण का ही कार्य हो जाता है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों हमारा विभावना अलंकार होता है। कौन सा? विभावना अलंकार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है बिनु पग चले, बिना पैर के चले, सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा? विभावना अलंकार, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी का बहुवचन बताना है। पानी का पानी होता है कि पानिया होता है कि समादर होता है कि पानिया होता है? तो साथियों पानी का क्या होता है? पानी का पानी ही होता है। ठीक है, तो पानी का बहुवचन क्या होगा? पानी ही होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द बताना है। ठीक है, उपार्जित का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपार्जित का होगा साथी अनुपार्जित। ठीक है, उपार्जित का क्या होगा? अनुपार्जित, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको अलंकार बताना है। हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें साथियों हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा है? उपमा अलंकार है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की खाली स्थान बनाए रखने का पूर्ण खाली स्थान किया जाए। अब बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मतलब दिया है, इसमें कौन सा हम रखेंगे तो ये जो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। तो आगे भी देख लेते हैं, और भी इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पे होगा साथियों, देखिए कह रहा सुरक्षित वातावरण बनाने का सही तरीका और सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण खाली स्थान जो है यहाँ पे अगर प्रयत्न किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? साथियों अपभ्रंश है। ठीक है, कौन सी है? अपभ्रंश। देखिए सबसे पहले हमारी संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली आई। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध जी ने जितने भी अपने उपदेश दिए सब पाली भाषा में दिए थे, जैसा कि आपने हमको हिस्ट्री में हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद प्राकृत आई, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। ठीक, उसके बाद अवहट आई, फिर आई हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे अवहट दिया नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा अपभ्रंश सही हो गया। तो सबसे पहले क्या है? संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो वो अपभ्रंश है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या था? इसमें बताना है कि आत्मकथा कौन सी इनकी है। तो थी साथियों हमारी अर्धकथा। कौन सी थी? अर्धकथा ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद में, ठीक है, अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। तो कौन सी थी? अर्धकथा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें साथियों आपको अलंकार बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ, विंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें साथियों अन्योक्ति अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत पर व्यंग्य किया जाए या अपनी बात को सीधे न कहकर किसी और को लक्ष्य कर कहा जाए, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक, यहाँ भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने बिहारी ने राजा जय सिंह के काम, ठीक है, लोलुपता पर व्यंग किया है। हमारा वाक्य क्या था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। तो कौन सा इसमें अन्योक्ति अलंकार है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, खाली स्थान भरना है। कह रहा चुनाव क्षेत्रों का पुनः खाली स्थान किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए इसमें? परिसीमन या परिगणन या परीक्षण या परिक्षालन। इसका होगा साथियों परिसीमन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है ना। तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः क्या किया जाना चाहिए? परिसीमन किया जाना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द कौन सा है? एसड़ा का बताइए। तो एसड़ा का साथियों अभिलाषा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है ना। दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द कौन सा है? अभिलाषा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, खाली स्थान को भरना है। दिल्ली की खाली स्थान एशिया में फिर खाली स्थान रखती है।
अब बताइए इसमें क्या आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें रखे कि वाक्य हमारा बिल्कुल सही हो जाए। तो दिल्ली की नफासत, ठीक है, पहला अगर ऑप्शन को रख के देखें तो कह रहा है दिल्ली की नफासत एशिया में अलौकिक स्थान रखती है। तो नफासत कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे निकल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ऐसे गलत हो गया। दिल्ली की धोखाधड़ी, साथियों ये भी वाक्य गलत हमारा है, धोखाधड़ी कोई बातें नहीं यहाँ पे है। दिल्ली की गालियाँ, ये भी गलत है। अर्थात जो ऑप्शन सही ये होगा कि दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है, ठीक है। जो दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है कि दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा है अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए, मतलब वाक्य जो दिया है इसको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, तो देखिए इसमें दिया है कि ए में क्या कह रहा है कि इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के यानी दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। बी में क्या कह रहा है, सिंग्रामपुर, ठीक है, सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य हैं कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है, ठीक है। सी क्या कह रहा है, 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। और डी में क्या कह रहा है, दामों का इतिहास बहुत प्राचीन है। साथियों इसमें सबसे पहले आएगा कि दामों का इतिहास बहुत प्राचीन है, ठीक। स्टार्टिंग तो हम डी से करेंगे, तो पहले हमारा डी आ गया, ठीक है। उसके बाद साथियों हमारा आएगा दामों का इतिहास बहुत प्राचीन है, हाँ। इसके बाद आएगा सेकंड नंबर पे बी, सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है, ठीक। उसके बाद साथियों आएगा हमारा उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे पे, 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। और लास्ट में आ जाएगा हमारा चौथे नंबर पर ए, ठीक है, जिसमें क्या है, इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, ठीक, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। लड़के को बुलाओ, ठीक है, इसका सामान्य बहुवचन बताना है। लड़के को बुलाओ, तो क्या है, लड़के को बुलाओ, इसका अगर सामान्य बहुवचन बनाएंगे तो लड़के का क्या होता है, लड़के का साथी लड़कों होता है, ठीक है। तो सभी लड़कों को बुलाओ, ये भी इसका नहीं सही है, ठीक है। जो ऑप्शन बिल्कुल सही है वो ऑप्शन नंबर सी है कि लड़कों को बुलाओ। लड़के का बहुवचन क्या होता है, लड़कों होता है ना, तो लड़कों को बुलाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने, ठीक है। इसमें साथियों हमारा संभाव्य भविष्यकाल, देखिए संभावना की बात की जा रही है ना, कदाचित, ठीक है। कदाचित संध्या को पानी बरसे, एक संभावना की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमारा क्या है, संभाव्य भविष्यकाल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए आ गया है गद्यांश, गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देना है, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा गद्यांश है, पढ़ते हैं ध्यान से। पहले कह रहा है, भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है, किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है, ठीक। आगे कह रहा है, प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आता है, कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने से, ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के, ठीक है, आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव जी की बात कर रहा है, 24 अवतारों में से 24 अवतारों में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में, ठीक है। सबसे आश्चर्य और, ठीक है, कौतूहल की बात है कि संसार के ये ही 2 धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, है ना। आगे कह रहा है, भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा, इसी कारण सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है, ठीक है। आगे कह रहा है कि किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी इनके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी
आज भी हिंदू के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के उत्तर देंगे। देखिए, नास्तिक का अर्थ है अपने आप पर भरोसे वाला, पूजा न करने वाला। ठीक है, मूर्ति पूजा के विरोधी। आगे देख लेते हैं कौन सा और ऑप्शन दिया है। अगला है कि भगवान को न मानने वाला। ठीक है, तो नास्तिक का मतलब तो यही होता है कि भगवान को न मानने वाला। ठीक है, और आस्तिक जिसमें आस्था होती है भगवान के प्रति, तो यही नास्तिक पूछा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, गद्यांश से ये सब प्रश्न चल रहे हैं हमारे, उसको पढ़ के आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सांख्य तथा मीमांसा की गणना दिया था बीच में, सांख्य और मीमांसा। सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है? ईश्वर दर्शन में, आस्तिक दर्शन में, या नास्तिक दर्शन में, या मूर्ति दर्शन में? तो साथियों दिया था ना गद्यांश में कि नास्तिक दर्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। खाली स्थान और खाली स्थान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। अच्छा, कौन नहीं करते? तो ऑप्शन में दिया था ना, जैन और बौद्ध लोग जो हैं। ठीक है, तो जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम, ठीक है, कम से कम कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कम से कम कब तक से कब तक का है? तो ये साथियों 1000 ईसा से लेकर अब तक है। ठीक है, 1000 एडी से अब तक का है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की, तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब बीसी। अब बीसी मतलब क्या था, हमने आपको बताया था हिस्ट्री में। देखिए, एक एडी होता है, एक बीसी होता है। ठीक है, तो जो हम ईसा मसीह जन्म से पहले जो घटना घटित हुई थी उसको हम बीसी के द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद अगर ईसा मसीह के अगर जन्म के बाद की जो घटना है उसको हम एडी में नापते हैं, मतलब एडी में उसको विभक्त करते हैं। ठीक है, जिसको हम एनो डोमिनी बोलते हैं। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी और उनके जन्म के बाद की बात है तो एडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राचीन मतलब पुराना भारतीय आर्य भाषा काल 1500 बीसी यानी ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। राइट, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये ईसा पूर्व की बात कर रहा है बीसी में। ठीक है, लेकिन अगर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल की बात करें तो 1000 ईस्वी यानी क्या है, एडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1000 एडी से आज तक यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान तक की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। छोटा खाली स्थान बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करें। तो कहते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही, कुछ सोचना ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विलोम शब्द बताना है। कृपण मतलब कंजूस होता है ना, तो कृपण का बताना है, तो कृपण का सात्विक कंजूस का उदार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। लेकिन अगर पूछे तंग दिल का, भाई नहीं कि तंग दिल है आदमी तो खुश दिल हो जाएगा। ठीक है, और उधार का नगद होता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है बताना है। देखिए, वाक्य दिया है कि इसके लिए एक प्रमाणिक तथा प्रचलित है। इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। ठीक है, इसमें साथियों क्या है ना कि इसमें क्या है, एक प्रमाणिक। इसमें साथियों जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए, इसमें दिया है कि इसके लिए एक प्रमाणिक। ठीक है, प्रमाणिक इसमें ये अशुद्धि आपकी है। ठीक है, इसका शुद्ध क्या होगा, इसके लिए एक प्रामाणिक होता है। ठीक है, ये प्रमाणिक दिया है ना, तो यह प्रामाणिक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है ये सही होगा, क्योंकि इसी में हमारे क्या है, इसी भाग में त्रुटि यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानना है। मतलब एक शुद्ध है और 3 क्या है, अशुद्ध है, उसको पहचानना है। वह स्वयं आएगा। वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। सी ऑप्शन कह रहा है दूध में कौन पड़ गया। ठीक है, और डी कह रहा है वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था। बताना है कौन सा शुद्ध है इसमें। ठीक है, क्या पूछा है, शुद्ध पूछा है आपसे। तो क्या दे, वह स्वयं आएगा, वाक्य और वाक्य के भेद, ये भी गलत है, यानी तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, शुद्ध ही पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है कि शुद्ध कौन सा है, तो वह स्वयं आएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या कह रहा है, कुछ बच्चे इधर आओ। ठीक है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कौन सा विशेषण है,
गुणवाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है संकेतवाचक है। तो साथियों कुछ बच्चे की बात करें तो संख्यावाचक है, ठीक है। इसमें बताया था संख्यावाचक में कि विशेषण जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, एक निश्चित संख्यावाचक एक अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो कुछ बच्चे इधर आओ, बच्चे को तो गिन सकते हैं लेकिन कुछ कह रहा है यहाँ पे तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा, अब अनिश्चित दिया नहीं है तो हमारा संख्यावाचक विशेषण ही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, क्रोध खालिस्तान का ही एक खालिस्तान रूप है। अब बताना इसमें क्या आएगा ऑप्शन में से। तो क्रोध आत्मसिकता, ठीक है, का ही एक घिनौना रूप है, ठीक है। क्रोध तो भाई घिनौना रूप ही है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कह रहा है निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें अपमान देखिए गलत लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी में त्रुटि यानी ऑप्शन नंबर सी हिसाब से सही होगा। अपमान देखिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 और 34, 34 नंबर में क्या कह रहा है, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। अब 3.5 मीटर की बात कर रहा है तो साथियों कपड़ा को क्या करते हैं, ये परिमाण होता है ना, कपड़ा को हम नाप तोल के लाते हैं ना, ठीक है। 3.5 मीटर मतलब क्या है, परिमाणवाचक। संख्या की बात तो हो नहीं रही है, ठीक है, संकेत और गुण भी नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी सही है कि मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, राइट। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। तो नदी का साथियों नदियों होता है, नदी का क्या होता है बहुवचन, नदियों होता है ना। देखिए नदियों का जल ठंडा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बी कह रहा है सभी नदी का जल ठंडा है, ऐसे ही गलत, नदी का जल ठंडा है, ये भी गलत। अब देखिए क्या दिया है कि नदियों का जल ठंडा है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, नदियों का जल ठंडा है। क्वेश्चन नंबर 36, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। कड़ा परिश्रम करना होगा, ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाना, या फिर ऐसे कहते हैं कि कह रहा है कि चोटी का मतलब जो सर के पास है ना चोटी, उसकी बात करें कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, मतलब क्या है, कड़ा परिश्रम। कड़ा परिश्रम करेंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा पसीना होता है, ठीक है, तो वही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है, ठीक है, बताना इसमें क्या आएगा। तो ताजमहल साथियों स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, ठीक है, यानी कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो इसका होगा साथियों खूब घुलना मिलना, ठीक है, घी खिचड़ी होना खूब घुलना मिलना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। तो ये साथियों कौन है, राम कुमार वर्मा जी है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। दिए गए शब्दों में किलमिश का समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी बता दिए। तो किलमिश का समानार्थी क्या होगा, पाप होगा, ठीक है। जैसे शक्तिमान देखते थे ना, तो नहीं आता तमराज किलमिश, तो पाप ही तो करता था, तो किलमिश का समानार्थी क्या है, पाप होगा, राइट।